नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में केंद्र सरकार की आय के साधन बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो केंद्र सरकार है, यहाँ पे आपको केंद्र सरकार की आय के साधन बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कराघात और करापात में अंतर बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कराघात है और जो करापात है, इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको कराघात और करापात में अंतर बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोक वस्तु से आपका क्या तात्पर्य है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लोक वस्तु है उससे आपका क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको लोक वस्तु के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संघीय वित्त की क्या समस्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो संघीय वित्त है उसकी क्या समस्या है, यहाँ पे आपको संघीय वित्त की समस्या बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजकोषीय नीति की अवयव क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो राजकोषीय नीति है उसकी अवयव क्या है, यहाँ पे आपको राजकोषीय नीति के अवयव बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सार्वजनिक व्यय के नियम से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सार्वजनिक व्यय के नियम है, यहाँ पे आपको सार्वजनिक व्यय के नियमों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिगामी कर व्यवस्था क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिगामी कर व्यवस्था क्या है, यहाँ पे आपको प्रतिगामी कर व्यवस्था के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कराधान के प्रभाव क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि कराधान के प्रभाव क्या है, यहाँ पे आपको कराधान के प्रभाव बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक पर एक टिप्पणी लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक है, यहाँ पे आपको भारतीय रिजर्व बैंक पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुद्रा के मूल्य से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुद्रा के मूल्य है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको मुद्रा के मूल्य के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो विनिमय का क्षेत्र है, यहाँ पे आपको विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्व बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अर्थव्यवस्था है उसमें बैंकों का क्या महत्व है, यहाँ पे आपको अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सावधि जमा खाता क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि सावधि जमा खाता क्या है, यहाँ पे आपको सावधि जमा खाता के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्देशांक के प्रकार बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशांक के प्रकार बताइए, यहाँ पे आपको निर्देशांक के प्रकारों के बारे में बताना है कि निर्देशांक कितने प्रकार का होता है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रेसम का सिद्धांत बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रेसम का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको ग्रेसम का सिद्धांत बताना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब बाकी हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में संघीय आय के स्रोत बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो संघीय आय है, यहाँ पे आपको भारत में संघीय आय के स्रोत बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य सरकारों की आय के प्रमुख साधन बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य सरकार है उसकी आय के प्रमुख साधन क्या है, यहाँ पे आपको राज्य सरकार की आय के प्रमुख साधन बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संतुलित बजट के महत्व को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो संतुलित बजट है, यहाँ पे आपको संतुलित बजट के महत्व को समझाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कारारोपण के लाभ सिद्धांत की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कारारोपण का लाभ सिद्धांत है, यहाँ पे आपको कारारोपण के लाभ सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, निरपेक्ष करदान क्षमता को निर्धारित करने वाले तत्व कौन है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो निरपेक्ष करदान क्षमता है उसको निर्धारित करने वाले तत्व कौन है, यहाँ पे आपको बताना है कि निरपेक्ष करदान क्षमता को निर्धारित करने वाले तत्व कौन है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुपाती कर क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपाती कर क्या है, यहाँ पे आपको अनुपाती कर के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कारारोपण की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कारारोपण है, यहाँ पे आपको कारारोपण के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अप्रत्यक्ष करों के गुण को समझाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अप्रत्यक्ष कर है उसके क्या गुण है, यहाँ पे आपको अप्रत्यक्ष करों के गुणों को बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोक आगम या सरकारी आय के स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है
जो लोक आगम है या जो सरकारी आय के स्रोत हैं, यहाँ पे आपको लोक आगम या सरकारी आय के स्रोतों का संक्षेप में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सरकार की सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो सरकार की सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति है, यहाँ पे आपको सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्तियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लोक वित्त के महत्व को समझाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो लोक वित्त है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको लोक वित्त के महत्व को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निजी तथा सार्वजनिक वस्तु की धारणा स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो निजी तथा सार्वजनिक वस्तु है, यहाँ पे आपको निजी तथा सार्वजनिक वस्तु की धारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौद्रिक नीति से क्या तात्पर्य है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौद्रिक नीति है उससे क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको मौद्रिक नीति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शाख नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो शाख नियंत्रण है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको शाख नियंत्रण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च शक्ति मुद्रा के उपयोग व महत्व की विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च शक्ति मुद्रा है, यहाँ पे आपको उच्च शक्ति मुद्रा का उपयोग बताना है और उसके महत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत है, यहाँ पे आपको फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के बारे में बताना है। टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मुद्रा की परिभाषा दीजिए तथा उसके कार्यों का विवेचन कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो मुद्रा है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मुद्रा की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको उसके कार्यों का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिशर के दृष्टिकोण और कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो फिशर का दृष्टिकोण है और जो कैम्ब्रिज का दृष्टिकोण है, यहाँ पे आपको फिशर के दृष्टिकोण और कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में क्या अंतर है उसको स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंकों की मुख्य संपत्तियों एवं दायित्वों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बैंकों की मुख्य संपत्ति एवं दायित्व हैं, यहाँ पे आपको बैंकों की मुख्य संपत्तियों और दायित्वों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक किस प्रकार शाख नियंत्रण करता है उसकी सीमाएं बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो केंद्रीय बैंक है, यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी देश का केंद्रीय बैंक किस प्रकार शाख नियंत्रण करता है, उसकी सीमा कौन कौन सी है, यहाँ पे आपको शाख नियंत्रण के बारे में बताना है और उनकी सीमाओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिकतम सामाजिक लाभ है उसके सिद्धांत के बारे में बताना है और उसकी आलोचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कर के संदर्भ में करापात तथा कराघात में भेद कीजिए, कर विवर्तन सिद्धांत की भी व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कर है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कर के संदर्भ में करापात तथा कराघात में अंतर बताना है, यानी कि जो करापात है और जो कराघात है इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको सबसे पहले करापात और कराघात में अंतर बताना है। उसके बाद आगे आपको कर विवर्तन सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आयकर से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं एवं दोष को बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि आयकर से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले आयकर के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी विशेषता बताना है और इसके दोष को भी स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पादन बचत एवं वितरण पर करारोपण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन बचत एवं वितरण पर करारोपण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यहाँ पे आपको उत्पादन बचत के बारे में बताना है और उसके वितरण पर करारोपण के प्रभाव के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।